हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबको हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि जो हमारा बीओपी को लेकर बेसिक है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो कि रखा जाता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे कि हमारे देश के अंदर आरबीआई बैंक हमारा सेंट्रल बैंक है, तो वो एक तरह का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड तैयार करता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। जो भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है एक साल के अंदर, उन सब के रिकॉर्ड को हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों, आरबीआई बैंक एक ऐसी फाइल तैयार करता है जिसके अंदर एक साइड में वो लिखता है क्रेडिट, एक साइड में लिखता है मान लो डेबिट। अगर हमारे देश के अंदर पैसा आता है, यानी कि हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं वो अगर पैसा ले रहे हैं बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, दूसरी कंट्रीज से, तो वो हमारा क्रेडिट की साइड में ऐड हो जाएगा। अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं और उसके बदले हम पैसा पेमेंट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है डेबिट की साइड में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये रेजिडेंट है इंडिया का जेठालाल जी। जेठालाल जी को पसंद आ गया थोर का हथौड़ा, तो ये कहता भाई मेरे को हथौड़ा चाहिए। वो बोला ठीक है भाई $100। तो भाई ये जो जेठालाल है ये $100 इसको पे करेगा और आरबीआई बैंक क्या करेगा, ये हमारा डेबिट की साइड में लिख देगा $100, यानी कि हमारे देश से दूसरे देश के अंदर $100 ट्रांसफ़र हो गया, तो वो रख दिया जाएगा डेबिट की साइड में। अगर मान लिया ये थोर भी कहता भाई साहब तेरा शर्ट मेरे को बहुत पसंद है तो मेरे को शर्ट दे, मान लेते हैं ये $150 में कहता ठीक है भाई $150 में दे देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा प्लस $150 क्रेडिट की साइड में। दोस्तों, एक बात और इसके अंदर क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। रेजिडेंट्स कौन होते हैं? किसी भी देश के अंदर कोई भी बंदा अगर एक साल के लिए निवास करता है तो हम उसको वहाँ का रेजिडेंट बोलते हैं। रेजिडेंट और सिटीजन के बीच में डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट। मेनली इसके दो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। बाद में हम इनके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ रखी जाएगी। जैसे कैपिटल अकाउंट है, उसकी साइड में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, किसी को से हम पैसा बोरो करते हैं या फिर किसी को पैसा हम लोन में देते हैं, या फिर कोई भी और ऐसी एक्टिविटी जो एसेट से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी हमारी कैपिटल अकाउंट की साइड में रखी जाएंगी, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों हमारा विजिबल और इनविजिबल चीज़ें आती हैं। विजिबल चीज़ें, विजिबल आइटम कौन से होते हैं? जैसे गुड्स वगैरह, जितनी भी गुड्स होती हैं ये सारी की हमारी विजिबल के अंदर आती हैं। और इनविजिबल में क्या होता है हमारा? सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स वगैरह। दोस्तों, जो ट्रांसफ़र होता है वो एक तरह का सिंगल हैंड होता है, मतलब एक साइड से किया जाता है, उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की। बीओपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा कि मैंने पहले आपको ऐसी फाइल दिखाई थी शुरुआत में ही, जब मैं बीओपी की डेफिनेशन बता रहा था, तो उसके अंदर एक साइड में होता है डेबिट, एक साइड में होता है क्रेडिट। दोस्तों, अगर हमारा इनफ्लो होता है, इनफ्लो मतलब हमारे देश के अंदर अगर पैसा आता है तो हम क्रेडिट की साइड में रखते हैं। अगर हमारे देश से पैसा बाहर जाता है तो उसको हम डेबिट की साइड में रखते हैं। दोस्तों, बीओपी के 3 स्टेटस हो सकते हैं, जैसे कि बीओपी बैलेंस भी हो सकता है, बीओपी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी। तो बैलेंस किस कंडीशन में होगा? अगर हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है, मतलब अगर हमारे देश से जितना पैसा जाता है उतना ही हमारे देश के पास पैसा आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं हमारा बीओपी बैलेंस है। अगर हम दोस्तों पैसा लेते ज़्यादा हैं, यानी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। अगर हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा डेफिनेटली हमें देना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा पे करते हैं और आता कम है, तो उस कंडीशन में हमारा डेफिसिट कहलाएगा। अगर पैसा आता ज़्यादा है और जाता कम है तो उस कंडीशन में हम सरप्लस कह सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बीओपी की, तो इसमें हम रुपीज़ को काउंट नहीं करते, मतलब रुपीज़ या किसी भी करेंसी की बात नहीं करते। इंटरनेशनल जो करेंसी है, डॉलर, जो सब जगह मान्यता है, जिसको हर
कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, इजीली एक्सेप्टेबल है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लिया अगर आरबीआई रिकॉर्ड रखेगा तो ऐसा नहीं कि वो रुपए में रखेगा, वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके रखेगा, या कोई भी विदेशी करेंसी है, कोई भी फॉरेन करेंसी है अगर हमारे पास है, चाहे किसी में भी हमारा ट्रेड होता है, हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर बीओपी के अंदर हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों बीओटी। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, विजिबल मतलब जिनको देख सकते हैं, जैसे गुड्स हैं, सबको देख सकते हैं। तो जो गुड्स का ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी सेम कंडीशन है दोस्तों। अगर हमारा एक्सपोर्ट गुड्स का हम ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट हम कम करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास पैसा आता ज़्यादा है और जाता कम है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सरप्लस, यानी कि पॉजिटिव। अगर दोस्तों हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा कहलाएगा डेफिसिट, यानी कि घाटा, नेगेटिव हो जाएगा। बात करेंगे हम दोस्तों कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं दोस्तों इसके अंदर। एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का। सर्विसेज 3 तरह की होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तीसरा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है दोस्तों सिंगल हैंड, मतलब एक साइड से करी गई हो, वन साइडेड। जैसे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले सामने वाला थोड़ी ना हमें कुछ देता है, तो ये सिंगल हैंड होगी, वन हैंडेड। मतलब हम सिर्फ देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता। एक्चुअल जो ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं या कोई दूसरी चीज़ लेते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेड। अगर हम किसी को डोनेट करते हैं या फिर जो विदेशों के अंदर लोग रहते हैं वो अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, यानी कि रेमिटेंस, ये सारा का सारा वन वे है दोस्तों, सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड को हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये हमारे देश के अंदर आते भी हैं, हमारे देश में से जाते भी। जैसे हमारे देश के लोग बाहरी देशों में काम करते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, जैसे अरब कंट्रीज़ के अंदर काम करते, तो जो उनको सैलरी वगैरह मिलती है वो हमारे देश के अंदर जो उनकी फैमिली रहती है उनके पास आता है, उसको हम रेमिटेंस कह सकते हैं। हमारे देश से जाता भी है दोस्तों, जैसे कि नेपाल के लोग हमारे देश के अंदर काम करते हैं तो वो भी अपनी फैमिली को यहाँ से पैसा भेजते हैं। चौथा है हमारा दोस्तों इनकम रिसीट एंड पेमेंट्स। जैसे कि अगर हमने किसी को लोन में पैसा दे दिया तो उसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा डेफिनेटली। हाँ, जो लोन हमने पैसा दिया है वो हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उसके बदले जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा आएगा करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया किसी देश के अंदर हम एफडीआई करते हैं, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उसके बदले जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो आएगा हमारा करंट अकाउंट में। सेम इसी तरीके से अगर एफपीआई है दोस्तों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें क्या होता है, हमें डिविडेंड मिलता है, तो जो डिविडेंड होता है वो हमारा आ जाएगा करंट अकाउंट के अंदर, और जो हमने इन्वेस्ट किया है जितना पैसा वो पोर्टफोलियो के अंदर, वो हमारा आ जाता है कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों? अगर हम बोरो करते हैं दुनिया से या फिर हम लैंड करते हैं दुनिया के अंदर, हम देते हैं दूसरे देशों को लोन वगैरह, वो सारा का सारा हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर दूसरे देश में से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आती है, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होती है मेनली। एक होता है एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम 10% तक किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में या किसी भी फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेस देन 10% और 10%, उसको हम कहेंगे एफपीआई। अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको हम काउंट करेंगे एफडीआई के अंदर। फिलहाल दोनों ही चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट होगी। नेक्स्ट हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारे देश, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक के पास जितना भी फॉरेन रिजर्व पड़ा है, अगर उसके अंदर जो भी चेंज आता है वो हमारा आ जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। दोस्तों ऑटोनोमस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट के मोटिव से की जाती हैं। जैसे हम किसी देश के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारी कहलाएगी ऑटोनोमस, मतलब क्योंकि उसमें हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। दूसरा होता है दोस्तों जब हमारा बीओपी बैलेंस ना हो। बैलेंस मतलब अगर हमारा बीओपी सरप्लस में है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी देश को हम पैसा दे देंगे, लोन में दे देंगे, लैंड कर देंगे किसी देश के अंदर। अगर डेफिसिट होता है तो डेफिसिट की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे देश के पास मतलब डॉलर आता कम है, हमारे देश से
जाता ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमें बीओपी को बैलेंस करने के लिए कुछ पैसा बोरो करना पड़ेगा आईएमएफ वगैरह से, तो वो कहलाता है हमारा अकोमोडेटिंग आइटम। जो अकोमोडेटिंग होता है दोस्तों, इसका मोटिव क्या होता है, हमारा जो बीओपी है उसको बैलेंस करना। लेकिन जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं उनका काम होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कॉज ऑफ डेफिसिट या फिर डिसइक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। बीओपी के अंदर जो भी डेफिसिट होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। इकोनॉमिक में जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो अगर वो किसी डेवलप कंट्री के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कहते हैं भाई साहब हमें टेक्नोलॉजी दे दो, हमें मशीन दे दो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, डेफिसिट। दोस्तों इसका सीधा सा डेफिसिट का मतलब आप समझो, इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट हमारा कम होता है और हमारा जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो सारे के सारे जो मैंने कोज बताए हैं, इनके अंदर सब में देखने को हमें ये मिलेगा कि जो हमारा इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट या तो उतना ही रहे या फिर एक्सपोर्ट कम होगा, तो उस कंडीशन में भी हम डेफिसिट के अंदर जाएंगे। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया, कोई देश अगर डेवलप करना चाहता है खुद को, उसके अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है, तो वो विदेशों से, कुछ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह इंपोर्ट करेगा। अगर इंपोर्ट करेगा तो फिर डेफिसिट में जाएगा। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है तो उस कंडीशन में लोग है ना, जो देसी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक गुड्स होती हैं, उनको कम परचेज करते हैं। जो फॉरेन चीज़ें होती हैं उनसे सस्ती होती हैं तो उनको ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर मान लो, अगर देश के अंदर कोई भी मतलब मोबाइल फ़ोन बनता था तो वो महंगा था, फिर चाइना आया, चाइना ने कहा कि भाई बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, चाइनीज चीज़ें ही खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती पड़ती है उनको। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट सेम रह गया तो भी हमारा डेफिसिट होगा। तीसरा हमारा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर बूम फेज़ आता है, बूम फेज़ का मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे देशों से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो फिर इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट अगर सेम रहेगा तो भी डेफिसिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा चेंज इन डिमांड। अगर दोस्तों डिमांड के अंदर चेंज हो जाती है, जैसे कि विदेशी बाज़ारों के अंदर अगर हमारे देश की चीज़ों की डिमांड कम होगी तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। अगर इंपोर्ट उतना ही है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया तो डेफिनेटली डेफिसिट में जाएंगे। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मान लिया कोई भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, वो दूसरे देशों से सर्विसेज इंपोर्ट करेगी, तो उस कंडीशन में उसका इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया तो फिर डेफिसिट देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल फैक्टर में अगर बात करें, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इस कंडीशन में हो सकता है लोग फॉरेन फंड को रोक दें। कहने का मतलब है कि आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए और इनफ्लो कम हो जाए, तो या फिर इनफ्लो उतना भी रहे और आउटफ्लो कम हो गया, मतलब बाहर से चीज़ें आ ज़्यादा रही हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो इस कंडीशन में भी डेफिनेटली हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी सेम ही चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर हो सकता है हम इनफ्लो को डिस्करेज कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डेफिसिट देखने को मिलेगा। सोशल फैक्टर में अगर हम बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो कैपिटल का आउटफ्लो होता है ना, मतलब जो जैसे कि कोई भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, वो किसी भी डेवलप या एडवांस कंट्री के कॉन्टैक्ट में आ गई, तो डेफिनेटली लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं की चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अमेरिका के कॉन्टैक्ट में हम आए तो यहाँ के लोगों को पता चल गया कि भाई फ़ोन इतनी खतरनाक चीज़ होती है, तो लोग क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। तो उस कंडीशन में भी हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट अगर सेम भी रहेगा तो उस कंडीशन में भी हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन एंड ट्रेंड्स, इसकी वजह से भी हमारा दोस्तों इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली डेफिसिट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा बीओपी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना ना भूलें।